Okay, good evening once again guys. I've started the recording. Start करते हैं. नमस्ते जन्मंजय. कुछ तो बच्चों है ना, फैमिली चीजों में मैं बिजी था तो मैं भी लिख नहीं पाया. ठीक है, ये वाला नोट्स वाला पार्ट मेरे को थोड़ा सा टाइम दो. यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला जो पार्ट है वो मैं भेज दूंगा आपको. ठीक है, मतलब प्रोबेबली विद इन अ वीक मैं कर दूंगा. ओके, अभी अपन एनएलएम के साथ ही कंटिन्यू करेंगे. किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो एनएलएम में, तो रेज हैंड कर दे. अनन्या गोस्वामी कहती है सर इंट्रो दे दो. हाँ बच्चों, मेरा नाम ऐश्वर्य गुप्ता है. ठीक है, मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ फ्रॉम रीजनल कॉलेज राजस्थान में. उस 2012 बैच पास आउट. उसके बाद मैंने गेट का एग्जाम दिया था. गेट एग्जाम होता है एमटेक के लिए. अगर आपको बीटेक के बाद हायर डिग्री परस्यू करना है इंजीनियरिंग में ही, तो एमटेक का एग्जाम होता है, वो मैंने परस्यू किया था. वो गेट का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हो तो यू गेट सेलेक्टेड एंड यू गेट स्टाइफंड. और उसमें भी सारे आईआईटी एनआईटी सारी चीजें होती हैं. तो उसमें आई गॉट सेलेक्टेड इन आईआईटी बॉम्बे. इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच होती है सितारा करके, सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर रूरल एरियाज. बट आई डिडंट लाइक दैट कोर्स, तो आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ दैट. 2013 में मैंने ज्वाइन किया था, ड्रॉप आउट कर दिया. सिंस 2013 सितंबर ऑनवर्ड्स मैं मुंबई में ही पढ़ा रहा हूँ. उससे पहले एक साल मैंने जब प्रिपेयर किया था गेट के लिए, साइमल्टेनियसली आई वाज टीचिंग इन जयपुर. एंड आई एम बोर्न एंड बॉट अप फ्रॉम कोटा राजस्थान. तो मैं जो भी सिस्टम से पढ़ाता हूँ वो पूरा कोटा सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ सारी चीजें. Generally, I teach in Western line, although post-pandemic, I don't know what's going to happen. So this was my introduction. बाकी अपन आगे बातचीत करते रहेंगे, मस्ती मजाक करते रहेंगे. कहाँ तक हुआ था बच्चों? अब बता दो मुझे, कोई बच्चा रेज हैंड कर दो. कौन करेगा डिस्कस? समरी ऑफ ग्रेविटेशन हो गया था. चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा आज डिस्कस? कोई तो होगा. कोई भी नहीं पूरे बैच में. जिसने पहले कर रखा है वही रेज हैंड कर दो. आई एम ओके विद दैट. बच्चे अगर डिस्कस नहीं करना चाहते हैं तो. सिद्धार्थ. यस सर. चलें स्टार्ट करें बच्चे. यस सर. तो अ क्विक रिवीजन. ग्रेविटेशनल फोर्स, हर फोर्स की तीन चीजें ध्यान रखेंगे: रीजन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. रीजन क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, मतलब ये तो हमेशा लगने वाला है क्योंकि अर्थ का अट्रैक्शन तो रहता ही रहता है. मैग्नीट्यूड कितना होगा? mg. राइट. माइक ऑफ थोड़ी करना है डिस्कशन के टाइम पर, यस सर. है ना. और डायरेक्शन क्या होता है? इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ होगा. राइट. यस सर. ओके. नेक्स्ट आता है हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस. दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं. नॉर्मल रिएक्शन डिनोटेड बाय कैपिटल एन, और दूसरा होता है फ्रिक्शन डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे. राइट नाउ वी विल फोकस ऑन नॉर्मल रिएक्शन. ओके. कभी ऐसा हुआ है सिद्धार्थ की गुस्से में आना, बहुत गुस्सा आ रहा हो और दीवार पे सर मार दिया हो या हाथ मारा हो बहुत जोर से, या दीवार से चलते चलते सर टकरा गया हो या कहीं और टकरा गया हो? हुआ ऐसा? राइट. तो जब जोर से सर टकराता है तो दर्द होता है क्या? हाँ सर. अगर मैं दीवार पे सर मारूं तो मुझे दर्द होगा? यस सर. मेरे स्टेटमेंट को सुनना. अगर मैं दीवार पे सर मारूं, मैंने तो दीवार पे मारा ना सर, यस सर. तो भी दर्द मुझे हो रहा है. दर्द तो दीवार को ना चाहिए ना. आप किसी इंसान को मारते हो तो दर्द उसको होता है. पापा आपको धोते होंगे जब आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो दर्द आपको होता है ना. राइट. यस सर. तो ऐसा क्या होता है जब हम दीवार पे मार रहे हैं तो दर्द हमें हो रहा है, दीवार को ना चाहिए दर्द. तो
तो उसका रीजन है नॉर्मल रिएक्शन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। जब किसी चीज के साथ आप कांटेक्ट में आते हो तब फोर्स लगता है नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप हवा में हो तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 0। बट अगर आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। तो पहला पॉइंट क्या है? रीजन, व्हेनेवर टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट देयर विल बी कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेसेस जो कि कांटेक्ट में हैं उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स लगेगा। उस कांटेक्ट फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। यस सर। क्लियर है? तो रीजन क्लियर है, जब भी कांटेक्ट होगा तब लगेगा। दूसरी चीज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसका ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह नहीं होता, इट इज फिक्स्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स में यहाँ पे इट इज नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। सर कैसे डिपेंड करेगा? जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे। समझ में आई बात? यस। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? इट इज अ पुशिंग फोर्स। क्या काम आता है? पुश करने के काम आता है। और कहाँ लगता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ओके, तो ओके। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। ओके, जिसको हम रिपल्सिव भी कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं कलर चेंज कर दूं। तो बच्चे होता क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे रखा हुआ है। ग्राउंड पे रखा है मतलब कांटेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड होगा। यस सर। तो देयर विल बी कांटेक्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑन ग्राउंड। क्योंकि कांटेक्ट है तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। कहाँ लगेगा? इट्स अ पुशिंग फोर्स परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट। तो पुशिंग फोर्स, तो ग्राउंड ऑब्जेक्ट को कहाँ पुश करेगा? ऑब्जेक्ट की साइड, तो ऊपर। और ऑब्जेक्ट ग्राउंड को कहाँ पुश करेगा? नीचे। ग्राउंड की साइड, तो मतलब नीचे। समझ में आई क्या बात? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। मैं और एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर एक साथ नोट डाउन करेंगे। परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट, यहाँ पे दीवार के अगेंस्ट मैंने एक हमारा बॉक्स या फिर हमारा मोबाइल रख रखा है और एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कांटेक्ट है किसके बीच में? ऑब्जेक्ट और वॉल के बीच में। तो अगर ऑब्जेक्ट और वॉल के बीच में कांटेक्ट है तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स लगेगा, पुशिंग फोर्स। तो ऑब्जेक्ट को पुश करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, ऑब्जेक्ट दीवार को पुश करेगा टुवर्ड्स राइट। किससे? नॉर्मल रिएक्शन से। समझ में आई क्या बात? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? सर यहाँ वो तक क्लियर है? ऑब्जेक्ट दीवार को इसीलिए पुश कर रहा है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से? भाई ग्रेविटी कौन लगाता है? सर ग्रेविटी तो हमेशा से प्रेजेंट होता है। कौन? हाँ, बट किसकी वजह से होता है? भगवान ने दिया, बट आया तो अर्थ की वजह से ना। यस सर। तो अर्थ की ग्रेविटी से ऑब्जेक्ट को क्या लेना देना? आप कह रहे हो ऑब्जेक्ट पुश कर रहा है। ऑब्जेक्ट पुश कर रहा है ग्रेविटी की वजह से। ऑब्जेक्ट पुश करेगा ग्रेविटी की वजह से, ग्राउंड को अर्थ पुश करेगा या अर्थ अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स आ रहा है न्यूटन थर्ड लॉ से। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने दीवार पे सर मारा तो दीवार क्या करती है? आप पे इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा देती है, इसलिए दर्द आपको भी होता है। समझ में आई बात? यस सर। ओके, बोलो मिश्रा जी, देव मिश्रा सर बोलो। सिर्फ टच करेगा तब भी फोर्स लगेगा सर? टच सिर्फ कर रहा है ना? हाँ। टच करने का मतलब कांटेक्ट है। हाँ सर। कांटेक्ट है मतलब कांटेक्ट फोर्स लगेगा। ओके सर। नहीं समझ सर, में आई क्योंकि बात? ऐसे अगर वॉल पे सुनो हाथ मेरी रखे बात, तो कुछ मेरी हाँ। बात तो सुनो।
मेरे हाँ। स्टेटमेंट आर सुपर पावरफुल, वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। आपने कहा टच करेगा, टच मींस कांटेक्ट है, और कांटेक्ट है मतलब नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा वो डिपेंड करता है। दैट मैग्नीट्यूड कैन बी नेग्लिजिबल, दैट मैग्नीट्यूड कैन बी जीरो, जस्ट इन कांटेक्ट मान के हम जीरो मान लेते हैं, पर टच है तो फोर्स लगेगा, जीरो वेक्टर हो सकता है, क्या दिक्कत? समझ में आई बात? हाँ सर समझा। ओके, जो भी बच्चे कॉपी करना चाहते हैं रेज हैंड कर लो फटाफट। आई एम गिविंग यू सम टाइम, हाँ प्लीज कॉपी कर लो। नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड। Dev, Amartya, waiting for you. अमरते जल्दी करो बच्चे। हाँ सिद्धार्थ आपका हो गया था ना नोट डाउन? यस। हाँ रिविजन कर लो बच्चों।
बोलो अनन्या, क्या डाउट है बच्चे? सर मुझे ये डाउट था कि सर जो हम लोग जैसे ऑब्जेक्ट को ग्राउंड की तरफ पुश कर रहा है, तो सर नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा एक्शन होना चाहिए ना? कोई भी एक्शन, कोई भी रिएक्शन, और हम लोग नहीं करते, हमने तो यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया है, राइट? अब रखने के बाद अपने आप दोनों के बीच में कांटेक्ट है। यस सर। तो ऑब्जेक्ट को ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ, यस। तो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा नीचे की तरफ। अगर आप ऊपर वाले को एक्शन कहते हो तो नीचे वाला रिएक्शन होगा, अगर आप नीचे वाले को एक्शन कहते हो तो ऊपर वाला रिएक्शन होगा। यस सर, थैंक यू। वेलकम। अमर्त्य वेटिंग फॉर यू, अनन्या वेटिंग फॉर यू। हो गया, नेक्स्ट पेज प्रेजेंट कर लो बच्चों।
नोट डाउन होती है बच्चे, प्लीज, है ना? लोअर योर हैंड। मैं 2 मिनट के लिए माइक ऑफ कर रहा हूँ। आई लेट यू नो, मतलब मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, ठीक है? नोट डाउन होती है, प्लीज लोअर योर हैंड। Amartya, Girish, and Vedang waiting for you. सिद्धार्थ, आपका हो गया कॉपी? यस सर। ओके, माइक ऑन करने के लिए मैं पीछे गया था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा है, तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ऑब्जेक्ट यस बाय इंक्लाइन बिकॉज ऑफ इंक्लाइन। तो यहाँ पे इंक्लाइन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कौन? ऑब्जेक्ट। इसके अलावा इंक्लाइन और ग्राउंड के बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन होगा, एन डैश, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड बिकॉज ऑफ इंक्लाइन। समझा क्या? यस सर। एग्जांपल फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is in air and falling. In this question नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया क्योंकि ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट ही नहीं है। यस सर। करो दोनों नोट डाउन।
श्रवण एस, हाँ बोलो बच्चे, क्या कह रहे हो? कौन सा डॉट कह रहे हो? ये डैश? श्रवण एस, माइक ऑन करो। ये कह रहे हो क्या? समझ ही नहीं आ रहा। 3 डॉट सिंबल, 3 डॉट कहाँ है? 3 डॉट बिकॉज होता है वो। सर आपको स्कूल में सिंस बताते हैं, मैं बिकॉज बोलता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ नन्या बोलो। सर हम लोग यहाँ पे मतलब कि इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि इंक्लाइन ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो पहले नॉर्मल इंक्लाइन पे लगेगा, फिर इंक्लाइन से कांटेक्ट में मास है इसलिए उस पे लगेगा। हाँ, और अगर नहीं भी होता तो भी लिफ्ट में अगर आप जाते हो तो लिफ्ट और आपके बीच में होता है ना कॉन्टैक्ट फोर्स, यस सर। तो सर हम राइट? लोग यहाँ पे ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब जैसे इंक्लाइन को ही हमने ग्राउंड मान लिया और ग्राउंड। हाँ कह सकते हो, अगर इंक्लाइन अलग ऑब्जेक्ट है तो वो भी कह सकते हैं, राइट? मतलब कि ये फोर्स थ्रू ऑब्जेक्ट्स भी लग सकता है। पता नहीं थ्रू ऑब्जेक्ट का क्या फंडा है, क्या इस पर ग्राउंड लगा रहा है? द आंसर इज नो। ये तो इन दोनों के बीच में ना, यस सर। अगर हवा में होता तो भी इन दोनों के बीच में तो होता ही ना। जब आप लिफ्ट में जाते हो तो आप, ये लिफ्ट है तो आप यहाँ पे अगर प्रेस करोगे तो इधर भी तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का तो सिर्फ सिंपल फंडा मैंने इसलिए क्लियरली लिखा है, कॉन्टैक्ट। ओके, तो सर अगर हमें कांटेक्ट ही कहना था तो सर हमने इंक्लाइन को ग्राउंड से कनेक्ट करके क्यों दिखाया? मेरी इच्छा है यार, मैंने कहा ये अलग ऑब्जेक्ट है, आपको बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी। नहीं सर बस ऐसे। है, मैंने कह दिया ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, तो आगे ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो फिर वैसे सवाल आएंगे, फिर आप कहोगे सर स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, हाँ सर अब समझ। हाँ, ओके। जैसे ही नोट डाउन हो जाए प्लीज लोअर योर हैंड। हाँ हम्म सर, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का पुश ग्राउंड पे है वो इंक्लाइन के कंपैरिजन में बहुत कम है, जो पुशिंग फोर्स, जो कांटेक्ट फोर्स है। मैं तो बताया ना आपको कि मैग्नीट्यूड के बारे में तो बात ही नहीं करते, दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। यस सर। क्या लगेगा उसके बारे में तो बात ही नहीं करते, लगेगा या नहीं लगेगा अभी तो वो सीख रहा है, कहाँ लग रहा है वो सीख रहे हैं, राइट? यस सर। अनन्या, अमर्त्य, वेटिंग फॉर यू गाइस ओनली।
हो गया बच्चे? यस अब 3 ब्लॉक्स अगर रखे हुए हैं, M1 M2 के ऊपर, M2 M3 के ऊपर, M3 ग्राउंड के ऊपर, तो M1 और M2 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऑन M1 बाय M2, ऑन Yes. M2 बाय M1। M2 M3 के बीच में लगेगा ऑन M2 बाय M3, ऑन M3 बाय M2, और ग्राउंड अर्स के बीच में लगेगा ऑन ग्राउंड बिकॉज ऑफ M3। समझा क्या? यस सर। तो वी विल ऑलवेज कंसिडर आवर ऑब्जेक्ट्स टू बी रिजिड। ऐसा मत सोचना के साथ ऑब्जेक्ट टूट गया तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कभी नहीं टूटता। ठीक है, यस सर। करो नोट डाउन बच्चों। हाँ नान्या, 1 सेकंड बच्चे, बोलो बच्चे। सर ग्राउंड पे तो तीनों के समेशन ऑफ मासेस लगेंगे ना सर, तो फिर हम लोग ग्राउंड पे क्यों लगेंगे समेशन ऑफ मासेस? आपका मास सर, आप पे लगता है ग्राउंड पे लगता है? पहले तो मुझे बताओ, क्या सर? आपका मास आपकी बॉडी में रहता है ग्राउंड पे रहता है? सर मेरे बॉडी में रहता है। तो फिर आप उसको ग्राउंड पे क्यों लगा रहे हो? और अगर आप हवा में हो तो क्या M1G नहीं लगेगा इस पर? यस और नो? हाँ सर। M1G का कोई लेना देना ही नहीं, इसीलिए मैंने कहा ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। दिस हैज नथिंग टू डू विद कॉन्टैक्ट। आप हर फोर्स का रीजन समझो क्या है, कहाँ लगेगा,
और मैग्नीट्यूड। तो आप ये तो बिल्कुल भी मत सोचो कि ग्राउंड पे M1G M2G तीनों लगेंगे। हाँ सर, समझ गया। ग्राउंड पे जिसका जो कॉन्टैक्ट है वो लगाएगा, ठीक है। यस सर। Nimesh, waiting for you only. Okay. एक assumption और लेते हैं, हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है। भली मैं बड़ा दिखाऊंगा बट वो होगा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। नहीं तो बच्चों को ये डाउट आता है कि सर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं? नहीं, कहीं नहीं। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बना रखा है, वो यहाँ पे कहीं पे मास होगा बीच में, इस जगह नॉर्मल रिएक्शन लगाना है। समझा क्या सिद्धार्थ? यस सर। करो नोट डाउन। सर अगर हम एक ऑब्जेक्ट को हवा में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसका हमेशा सेंटर ऑफ मास ढूंढने करेंगे। आप तो बड़े बड़े वर्ड फेंकने लग गए, सेंटर ऑफ मास। इतनी फिजिक्स तो मुझे भी नहीं आती यार। अभी आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी, सेंटर ऑफ मास मुझे नहीं पता यार। अब करेंगे यार, अपन सेंटर ऑफ मास वगैरह के बारे में बात करेंगे। हवा में बैलेंस करना है तो बैलेंस आउट में क्या होता है, whatever you can think of will be there in notes, don't worry. यस Okay. Okay. तो अभी आप फील्ड फोर्स करा रहे हो, पता नहीं यार आदित्य आप क्या बात कर रहे हो। फील्ड फोर्स तो मुझे भी आइडिया नहीं। करेंगे अपन यार, ये जो भी आप बोल रहे हो सब चीजें। अभी मैं नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है वो बता रहा था। सिद्धार्थ नेक्स्ट। यस नेक्स्ट हेडिंग इज टेंशन फोर्स। ये तीसरा फोर्स है। इसका रीजन क्या है? जब भी हम स्ट्रिंग से किसी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं और स्ट्रिंग टाइट होती है तो स्ट्रिंग के कारण एक फोर्स लगता है। इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग। दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन फोर्स। समझ में आई क्या बात? यस इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो मैग्नीट्यूड इज सिमिलर टू नॉर्मल रिएक्शन। रीजन क्या है? टाइट स्ट्रिंग। आपने मूवीज में देखा है जब आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जीवन से थक जाता है, तो वो क्या करता है? कमरे में जाता है, एक रस्सी लेता है, पंखे से बांधता है, स्टूल पे खड़ा होता है, उस रस्सी को अपने बॉडी पे टाई करता है। ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कहाँ पे। और जब तक वो स्टूल पे खड़ा रहता है तब तक मामले में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है मामला। जैसे स्टूल हटाया मामला गड़बड़ हो जाता है, राइट? यस सर। क्यों? क्योंकि जैसे स्टूल हटाया स्ट्रिंग हो गई टाइट, और स्ट्रिंग टाइट होते ही स्ट्रिंग क्या करती है? फोर्स लगाना स्टार्ट कर देती है।
तो उसके कारण क्या लगता है, टेंशन फोर्स। समझ में आई बात? स्ट्रिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या है, स्ट्रिंग अपनी तरफ खींचती है। इट इज अ पुलिंग फोर्स विच एक्ट्स पैरेलल टू स्ट्रिंग। तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मैं अगर रस्सी बांध दूं और इधर खींच रहा हूं तो स्ट्रिंग फोर्स क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को खींचेगा। समझ में आया क्या? यस। प्लीज नोट डाउन। अनन्या, हाँ बोलो बच्चे। सर तो जो एग्जाम्पल आपने दिया तो सर उसमें mg भी तो लगेगा, तो सर ये टेंशन फोर्स उसको सुनो इंक्लूड सुनो करके मेरी बात तो सुनो लड़की। mg लगेगा वो हम अलग से पढ़ चुके हैं। हाँ सर। अगर कांटेक्ट होगा तो नॉर्मल रिएक्शन अलग से पढ़ चुके हैं। अगर स्ट्रिंग टाइट होगी तो हम कौन सा फोर्स पढ़ते हैं, टेंशन फोर्स। क्या इस फिगर में mg नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा। क्या इस फिगर में नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा। बट क्या मैंने शो किया है? नहीं। मैं एक एक फोर्स को क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ अच्छे से अलग अलग करके, और फिर सारे फोर्सेस एक फिगर में बनाएंगे। उस फिगर को कहते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम। वो बनाएंगे हम आगे जाके। समझ में आई क्या बात? सर अभी जो भी हम लोग फोर्स पढ़ेंगे वो बाकी फोर्सेस को एक्सक्लूड करके होगा। हाँ। ओके सर, थैंक यू।
जस्ट वेट फॉर 1 मिनट बच्चों, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। सिद्धार्थ रेज हैंड करो, मैं आपको दोबारा वो परमिशन दे रहा हूँ। लिख लिया बच्चे? यस सर। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिद्धार्थ। यस सर। स्ट्रिंग क्या करेगी? ऑब्जेक्ट को खींचेगी। किस फोर्स की वजह से खींचेगी, या कौन सी फोर्स खींचेगी? टेंशन फोर्स। समझ में आ रही क्या बात? यस सर। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को खींचेगी टेंशन फोर्स टी से। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? स्ट्रिंग को खींचेगा टी से। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट? मैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर करते जा रहा हूँ। आगे जाके हमें स्ट्रिंग का एफबीडी नहीं बनाना, हमें क्या लेना देना, ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्सेज लग रहे हैं। तो हम इस टी को नहीं भी बनाएंगे चलेगा, बट हमें ऊपर वाला टी बनाना पड़ेगा। समझ में आई बात? यस सर। नेक्स्ट जो स्टार पॉइंट है, वी विल ऑलवेज कंसिडर आवर स्ट्रिंग टू बी मासलेस। जब तक कहा नहीं जाए तब तक हम स्ट्रिंग को मासलेस लेंगे। और मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन हर पॉइंट पे इक्वल होता है। क्यों होता है ये मैं समझाऊंगा आगे जाके। यहाँ पे अगर टेंशन की वैल्यू टी है तो यहाँ भी टी होगी, यहाँ भी टी होगी, यहाँ भी टी होगी, यहाँ भी टी होगी। ये मैं कह रहा हूं, समझ में आई बात? यस सर। If string has mass, then tension at will be different at different points on the string. तो different points पे टेंशन अलग अलग होगा। समझ में आ रही बात? यस सर। इसको कैन भी लिखना चाहिए, ठीक है? तो ये हो सकता है, ये मैं बताऊंगा आपको। जल्दी नोट डाउन करो बच्चों।
आदित्य त्यागी, यू हैव अ डाउट। बोलो बच्चे। सर माइक ऑन करो। इधर, हाँ। हाँ ये सर, सर इसमें हम जो स्ट्रिंग है उसको इनएक्सटेंसिबल भी कंसिडर करेंगे क्या? लिखवाऊंगा आगे। अच्छा ओके सर। ठीक है। सर लास्ट लाइन में पॉइंट्स को डिनोट करता है क्या? क्या कह रहे हो सचित? मुझे समझा नहीं आपने क्या लिखा। पॉइंट्स को डिनोट करता है क्या मतलब? डिनर के लिए उनके साथ में खाना। सर पॉइंट्स का फुल फॉर्म क्या है? पीटीएस का मतलब है पॉइंट्स। Amartya and Aditya waiting for you guys only. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लूज स्ट्रिंग है। लूज स्ट्रिंग का मतलब टेंशन कितना होगा सिद्धार्थ? 0, क्योंकि स्ट्रिंग जब टाइट होती है तभी लगता है। ओके यस नेक्स्ट, एक ऑब्जेक्ट को मैंने हवा में लटका रखा है। हवा में लटका रखा है तो टेंशन फोर्स स्ट्रिंग के कारण किधर लगेगा? पैरेलल टू स्ट्रिंग, और ये अपनी तरफ खींचेगा तो ऊपर की तरफ लगेगा। एक्ट्स पैरेलल टू स्ट्रिंग एंड इट्स अ पुलिंग फोर्स। करेक्ट? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल में दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे M2 है स्ट्रिंग है, या M1 है ये स्ट्रिंग है। तो M2 के ऊपर ऊपर वर्टिकली अप लगेगा पैरेलल टू स्ट्रिंग, और M2 पे एंगल थीटा पे लगेगा पैरेलल टू स्ट्रिंग। समझ में आई क्या बात? क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है तो हर जगह टेंशन सेम होगा। यस सर। ठीक है, नोट डाउन करो बच्चों।
सर प्लीज रिपीट, आई कांट हियर। क्या रिपीट करूं श्रेयस? ये कॉपी करना है। कोई डाउट है आपको श्रेयस? आपको डाउट है? हाँ बोलो बच्चे, श्रेयस क्या डाउट है बच्चे? Yes, sir. I can't hear what you explained. In between, your voice break at my end. ओके ये जो सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है? लूज है। Yes, sir. तो क्या आएगा? टेंशन। Yes, sir. ये सर क्या मतलब? 0 आएगा, करेक्ट? Mm-hmm. यहाँ पे m ऑब्जेक्ट है तो ऊपर आएगा टेंशन, करेक्ट? Yeah. यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है तो m2 पे ऊपर आएगा और यहाँ पे एंगल पे आएगा थीटा, क्योंकि पैरेलल टू स्ट्रिंग लगती है। दोनों जगह टेंशन टी ही रहेगा। पुली पे अगर आपको दिख रहा है तो रेड वाले टेंशन रहेंगे, सब जगह टेंशन टी रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है, तो टेंशन फोर्स सेम रहेगा सारे पॉइंट्स पर। ओके Yes, sir. Thanks. ओके, कॉपी कर लो बच्चों। acts parallel on object। अमर्त्य, ये जो 2 डंडे हैं इसका मतलब पैरेलल होता है। एग्जाम्पल 4 में कौन हैवियर है पता नहीं हमें, कौन हैवियर है हमें कोई लेना देना ही नहीं है। आई एम नॉट वरीड अबाउट वैल्यूज अभी। आई एम सिंपली एक्सप्लेनिंग टेंशन फोर्स कहाँ लगता है। वैल्यूज के बारे में बाद में बात करेंगे अमर्त्य। ओके M1 सरफेस पे रखा हुआ है, ये सरफेस है। नोट डाउन होते प्लीज लोवर योर हैंड्स। गिरीश एंड अमर्त्य वेटिंग फॉर यू। सर स्ट्रिंग मासलेस है, मास तो डिफरेंट है, तो टेंशन कैसे सेम होगा? अरे बच्चे स्ट्रिंग का मासलेस है, ऑब्जेक्ट के मास से स्ट्रिंग को टेंशन फोर्स को क्या लेना देना?
स्ट्रिंग तो मासलेस है ना ये वाली, तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट्स के मास की वजह से थोड़ी स्ट्रिंग फोर्स लगता है, स्ट्रिंग फोर्स तो स्ट्रिंग के मास की वजह से लगता है, राइट? अर्णव यार आप तो पढ़ नहीं रहे हो क्या? अभी एक बच्चा पूछ रहा है सर डायरेक्शन क्या होगा। पैरेलल टू स्ट्रिंग होता है ना, इतनी देर से यही तो समझाया था, अभी लिखवाया ना आपको, इट एक्ट्स पैरेलल टू स्ट्रिंग। इसीलिए मुझे पता है तीसरे लेक्चर में सब बच्चे ना हैं करने लग जाएंगे, सर ये क्या हो रहा है। आप लोग प्लीज, मैं एक एक फोर्स को इसलिए अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ, आप स्टार्टिंग से पूछो। पहले एग्जांपल्स में क्यों नहीं पूछा स्ट्रिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या है? इट इज ऑलवेज पैरेलल टू स्ट्रिंग एंड इट्स अ पुलिंग फोर्स। अर्णव समझ में आया ना? आई गेस आ गया होगा। रेज हैंड भी नहीं करते बच्चे, रेज हैंड करना चाहिए ना बच्चे। ओके सिद्धार्थ, यस सर। पुली पर एफपीडी, पुली के पे देखेंगे तो पुली पे स्ट्रिंग नीचे इधर, तो टेंशन Yes, किधर लगेगा? इधर नीचे लगेगा, पैरेलल टू स्ट्रिंग। और इधर क्या है? एंगल पर है, तो पैरेलल टू स्ट्रिंग जिस डायरेक्शन में बता रखा है उधर लगेगा। समझ में आई बात? yes sir. ऑब्जेक्ट एम पर, इधर एंगल थीटा पर है तो यहाँ टेंशन लगेगा। समझ में आई बात? और M2 पे ऊपर की तरफ लगेगा। ओके सर ये एक ही स्ट्रिंग दोनों मासेस को कनेक्ट करता है। ऑब्वियसली पुली, पुली समझते हो ना आप? यस सर। एक वो गोल सा चक्कर है, उसके ऊपर घूम के स्ट्रिंग इधर आ गई। क्लियर है? यस सर। अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल 5 में ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1, तो यहाँ पे टेंशन T1 ले लिया। पैरेलल टू स्ट्रिंग एंड पुलिंग फोर्स, तो ऊपर खींचेगा। M1 और M2 को दूसरी स्ट्रिंग कनेक्ट कर रही है, स्ट्रिंग 2, तो वहां Yes पे sir. टेंशन पैरेलल टू स्ट्रिंग एंड पुलिंग फोर्स हो गया T2। इन डिफरेंट स्ट्रिंग्स वी विल टेक डिफरेंट टेंशन फोर्स, दे माइट कम आउट टू बी इक्वल इन सम क्वेश्चंस, बट हम अभी तो अलग अलग लेंगे। समझ में आई बात? Yes sir. M1 पे टेंशन T2 नीचे लगेगा स्ट्रिंग 2 की वजह से, और स्ट्रिंग 2 की वजह से M2 पे टेंशन T2 ऊपर लगेगा। सेम वे में M1 पे टेंशन T1 ऊपर लगेगा स्ट्रिंग 1 की वजह से, और ऊपर T1 नीचे लगेगा स्ट्रिंग की वजह से। क्लियर है? Yes sir. दिशिता बोलो। और टेंशन सेम कैसे होता है? मतलब अगर अभी तो मास नहीं देख अभी नहीं पता, अभी मुझे नहीं पता, मैंने कहा दे माइट कम आउट टू बी इक्वल, मुझे आइडिया नहीं है। आ जाए किसी क्वेश्चन में, आ गया तो फिर बाद में आप मुझे कहोगे। तो अलग अलग स्ट्रिंग्स में जरूरी नहीं है हमेशा टेंशन अलग अलग हो, ऐसा हो सकता है कि सेम आ जाए। मैंने ये लिखा है। ओके ओके सर। आपको दिखाऊंगा ना एग्जाम्पल आगे जाके। करो बच्चों कॉपी, रेज हैंड कर लो। हाँ देव, आपको डाउट है, बोलो। सर T2 जो T2 और T1 दोनों M1 पे लग रहे हैं ना? M1 पे M1 पे M1 पे कितनी स्ट्रिंग्स, M1 कितनी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है? सर 2 तो कितने टेंशन लगेंगे? 2। बस, ओके थैंक यू। समझा?
Shravan, Dev, waiting for you only. Okay, सिद्धार्थ, सर हो गया। अब ये पुली है, पुली समझते हो ना, जिसपे स्ट्रिंग जा सकती है। तो ये एक स्ट्रिंग है जिसको मैं ब्लू कलर से कलर कर रहा हूँ। ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, समझ में आई बात? यस सर। तो सिंगल स्ट्रिंग कहाँ पे? P3, P2, P1, और किसको कनेक्ट कर रही है? M1 को कनेक्ट कर रही है, और आगे जाके M3 को कनेक्ट कर रही है, राइट? यस सर। तो टेंशन T1 किधर आएगा? M1 पे ऊपर आएगा, वर्टिकली ऊपर, पैरेलल टू स्ट्रिंग, राइट? यस सर। और P1 पे T1 नीचे आएगा, राइट? सर अभी मासेस अनडिफाइंड है। हमेशा मासलेस होती है, जब तक कहते नहीं है अनडिफाइंड नहीं कहते, हमेशा मासलेस होती है। तो यहाँ पे T1 आएगा, यहाँ पे T1 आएगा, P2 पे, P2 के लेफ्ट में T1 आएगा, P3 के राइट में T1 आएगा नीचे, P3 के लेफ्ट में T1 आएगा नीचे, और M3 के ऊपर आएगा T1। समझ में आई क्या बात? यस सर। यस और नो? अच्छा, उसके अलावा दूसरी स्ट्रिंग कौन सी है? एक तो ये ब्लू कलर वाली हो गई, एक मैं रेड में बना देता हूं, ये स्ट्रिंग 2 हो गई हमारी। तो P2 पे नीचे की तरफ T2 लगेगा, और M2 पे ऊपर की तरफ T2 लगेगा, राइट? यस सर। इसके अलावा एक स्ट्रिंग हो गई पिंक में, ये वाली, T3 ऊपर लगेगा P1 पे, और छत के ऊपर जो रूफ है वहां पे T3 नीचे लगेगा। टेंशन ऑन रिजिड सपोर्ट ड्यू टू स्ट्रिंग 3। सेम वे में ग्रीन वाली हो जाएगी एक, T3 और रिजिड सपोर्ट के बीच में जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग 4 है। तो T4 ऊपर और T4 नीचे। समझ में आई क्या बात? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? नोट डाउन करो बच्चों। सिद्धार्थ मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस सर।
सिद्धार्थ आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर। यार मेरे टैब एक बार रिकनेक्ट कर रहा हूँ मैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है? सिद्धार्थ आवाज आ रही है? यस सर। कनेक्ट हो गया बच्चे। लिख लिया था क्या हमने या बाकी था? ये जिन भी बच्चों ने रेज हैंड कर रखा है इनका बाकी है क्या? अमर्त्य, वेदांत, गिरीश, श्रेयस, अनन्या, ठीक है, आई एम वेटिंग। जैसे ही हो जाए प्लीज लोअर योर हैंड। नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड बच्चों। अमर्त्य, अनन्या, वेटिंग फॉर यू ओनली। अनन्या आई गेस हो गया होगा आपका। हाँ, तो अब आता है सिद्धार्थ, जो बच्चे इतनी देर से मुझसे डाउट पूछ रहे थे उस टॉपिक पे आ जाते हैं। दैट टॉपिक इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? इट्स अ फिगर या इट इज फिगर ऑफ एनी बॉडी शोइंग ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। जितने भी फोर्सेस लगेंगे
है ना, उन सबको शो कर देंगे अगर किसी फिगर में, तो वो फ्री बॉडी डायग्राम होगा। ओके, जैसे कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रखा है ग्राउंड पे, तो अब हमें दिमाग लगाना है। हमने 3 फोर्सेस पढ़े। कॉन्टैक्ट है क्या? हाँ है। अगर कॉन्टैक्ट है तो एफपीडी ऑफ m बनाऊंगा तो नीचे लगेगा mg, क्योंकि ये किसकी वजह से? अर्थ की वजह से, ये हमेशा लगने वाला है। और नीचे से ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, राइट? यस सर। तो ये बन गया इसका एफपीडी, किसका? m का। अब यही अगर मैं ग्राउंड का एफपीडी बनाऊंगा तो ग्राउंड पे mg ऊपर लगेगा, क्योंकि अर्थ ने ऑब्जेक्ट को नीचे खींचा था तो ऑब्जेक्ट अर्थ को ऊपर खींचेगा, और यूजिंग द सेम लॉजिक नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगेगा। यस सर। समझा? यस सर। करो नोट डाउन बच्चों। जल्दी नोट डाउन करो बच्चों। ओके सिद्धार्थ, अब वही क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे उनको एक एक करके दोबारा देखेंगे।
ऑब्जेक्ट है मास m का, हैंग कर रहा है, हैंगिंग इन एयर, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा सिद्धार्थ? सर 0। ये कांटेक्ट में तो है ही नहीं, यस सर। राइट। अगर एफपीडी बनाऊंगा m का तो ऊपर क्या लगेगा? टेंशन, और नीचे क्या लगेगा? mg। समझा क्या? मैग्नीट्यूड के बारे में मैं अभी भी बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ एफबीडी बनाना सिखा रहा हूं। मैग्नीट्यूड के बारे में नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे, ठीक है? यस सर। वही एग्जांपल जो थोड़ी देर पहले लिया था, m1 रखा हुआ है ग्राउंड पर, राइट। ये स्ट्रिंग है, पुली के ऊपर से घूम के गई और ये m2 लटका हुआ है, तो m2 का एफपीडी बनाएंगे तो नीचे क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन M2G। m2g, ऊपर टेंशन T, यस करेक्ट। यहाँ पे यस पुली पे टेंशन T, यहाँ पे पुली पे एंगल पे टेंशन T। सेम वे में m1 पे देखेंगे तो नीचे m1g, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और एंगल पे टेंशन T, क्योंकि एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। यस तो सर। दो कंपोनेंट T cos थीटा राइट में और T sin थीटा ऊपर। समझा? सर जो टेंशन M1 को फील हो रही है, सेम टेंशन उसको हमने एक x और y कंपोनेंट दी। बिल्कुल, ये T sin थीटा आएगा ऊपर और ये T cos थीटा आएगा। क्लियर है? यस सर। इनका इंडिविजुअल एफबीडी मैंने बना रखा है। यहाँ पे m1 पे नीचे m1g लग रहा है, ग्राउंड से ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर टेंशन लगेगा। तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट T cos थीटा राइट में और T sin थीटा ऊपर। समझा? यस सर। पुली पर इधर नीचे T, ऊपर T2 दूसरी स्ट्रिंग की वजह से, इधर टेंशन T, तो उसका लेफ्ट में T cos थीटा और नीचे T T sin sin। थीटा, करेक्ट। हाँ सर। और यहाँ पे m2 पे ऊपर T और नीचे m2g। M2G। क्लियर है? करो नोट डाउन।
नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड, जल्दी करो बच्चों थोड़ा सा। गिरीश, अमर्त्य, सचित, अनन्या, प्लीज जल्दी करो बच्चों, नेक्स्ट पेज भी कॉपी करना है। अमर्त्य, वेटिंग फॉर यू, आप बहुत स्लो लिखते हो, प्लीज जल्दी। आप ये पेंसिल वेंसिल से ड्रॉ मत करने लग जाना प्लीज, फ्री हैंड से ड्रॉ करना है, जल्दी करो बच्चों। रेज हैंड करो जो भी लिख रहे हैं फटाफट, कोई लिख रहा है तो। हाँ। सर आज की क्लास ओवर, यहाँ पे नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी मत जाना, मैं इसके बाद देखता हूँ। अभी हैं 10-15 मिनट बच्चे, संडे वाले लेक्चर ऑलरेडी सुबह 7 बजे हैं। आप टाइमिंग चेंजेस कर यार बच्चे, अभी 2 वीक तो रुक जाओ थोड़ा सा, कुछ प्रॉब्लम है घर पे, तो अभी आई डोंट हैव सो मच टाइम टू थिंक अबाउट ऑल दिस। तो 2 वीक, ये वीक और प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, उसके बाद सोचेंगे टाइमिंग वाइमिंग का।
दिव्यांश, श्रवण, गिरीश, वेटिंग फॉर यू. दिव्यांश, just waiting for you. Divyan, last 10 seconds. ओके तो बच्चे लास्ट एग्जांपल ये कॉपी करेंगे, उसके बाद क्लास ओवर. इक्विलिब्रियम से पहले सिद्धार्थ. यस सर. स्ट्रिंग 1 जो देखा था हमने, राइट. यस सर. स्ट्रिंग 2 जो देखा था हमने. यस सर. स्ट्रिंग 3 यस सर. एंड स्ट्रिंग 4. यस सर. M1 का FBD बनाएंगे तो ऊपर T1, M1 पे नीचे M1 जी, राइट. यस सर. ठीक है. M2 का FBD बनाएंगे ऊपर T2 और नीचे M2 जी, यस. राइट. यस सर. है ना. M3 का FBD बनाएंगे ऊपर T1 नीचे M3 जी, करेक्ट. यस सर. पुली P1 का बनाएंगे नीचे T1 राइट में, नीचे T1 लेफ्ट में और ऊपर T3. T3. T1 T1 और ऊपर T3. यस सर. P2 पे देखते हैं. ऊपर T1 और नीचे T2. T2. T1 और नीचे T2. T3 पे बनाएंगे T1 और ऊपर T4. T4. समझा क्या? यस सर. किसी बच्चे को कोई डाउट? ये वाला पार्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स में भेज रहा हूँ अभी ग्रुप पर, तो आप कॉपी कर लेना. कोई डाउट नहीं है तो आई एम वाइंडिंग ऑफ द लेक्चर नाउ. वी विल कंटिन्यू ऑन संडे. क्लियर है बच्चों? यस तो सर. आगे अब हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हम नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन का वो निकालेंगे, मैग्नीट्यूड. ठीक है, ओके. चलो बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट. कोई होमवर्क नहीं है अभी, तो 1-2 लेक्चर और होमवर्क नहीं होगा, उसके बाद होमवर्क होगा. बाय बच्चों.